हेलो एवरीवन और स्वागत है आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में। आज हम कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी यानी तटीय स्थलाकृतियों के बिल्कुल कोर में जाने वाले हैं। सीरियसली, ये टॉपिक इतना फैसिनेटिंग है ना कि कैसे समुद्र की लगातार उठने वाली लहरें हमारी धरती का आकार, उसका शेप बदल देती हैं। यूपीएससी और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स के लिए ये समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए पूरे फोकस और एनर्जी के साथ इस मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस विश्लेषण का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। हम सिस्टमैटिकली आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे कोस्टल करंट्स यानी तटीय धाराओं से, फिर टाइड्स और सुनामीज को समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मैन मेड स्ट्रक्चर्स जो हमने अपने बचाव के लिए बनाए हैं। फिर आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म समरी टेबल, और लास्ट में हम कवर करेंगे यूपीएससी लेवल के क्रूशियल एग्जाम फैक्ट्स और पोटेंशियल क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कोस्टल करंट्स या तटीय धाराएं, द रेस्टलेस ओशन। अब इस एक प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट या अनुदैर्ध्य अपवाहन। होता क्या है कि जब समुद्री लहरें तट से यानी शोर से तिरछी दिशा में टकराती हैं तो रेत या सैंड तट के पैरेलल एक ही डायरेक्शन में आगे खिसकती रहती है। इट्स लाइक अ नेचुरल कन्वेयर बेल्ट, और इसी प्रोसेस से स्पिट्स, बैरियर आइलैंड्स और टम्बोलोज बनते हैं। पर वेट, इसकी एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। ये खिसकती हुई रेत ना अक्सर पोर्ट्स यानी बंदरगाहों के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देती है, और यही वजह है कि इंसानों को इन्हें रोकने के लिए आर्टिफिशियल वॉल्स बनानी पड़ती हैं। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, टाइड्स एंड सुनामीज यानी ज्वार और सुनामी। यहाँ हम ग्रेविटी और टेक्टोनिक्स के मैसिव इम्पैक्ट को देखेंगे। देखिए, टाइड्स या ज्वार भाटा एसेंशियली मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल का रिजल्ट है। जब पानी ऊपर उठता और गिरता है तो किनारों पर स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि टाइडल फ्लैट्स या ज्वारीय दलदल, जो हाई और लो टाइड के बीच का एक्सपोज होने वाला एरिया है। फिर आती हैं टाइडल क्रीक्स यानी ज्वारीय खाड़ी, जो टाइडल वाटर से बनी नैरो इनलेट्स होती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एस्चुरी यानी ज्वार नदमुख। ये नदी का वो मुहाना है जहां टाइड्स का इतना स्ट्रॉन्ग डोमिनेशन होता है कि डेल्टा फॉर्म ही नहीं हो पाता। और फाइनली सुनामीज। सुनामी ग्रेविटी से नहीं बल्कि समंदर के अंदर आने वाले अर्थक्वेक से आती हैं। 2004 की इंडियन ओशन सुनामी इसका एक बेहद भयानक और याद रखने लायक केस स्टडी है, जिसने तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और अंडमान को बुरी तरह हिट किया था। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मैन मेड स्ट्रक्चर्स या मानव निर्मित संरचनाएं। आखिर हम इन रिलेंटलेस लहरों से खुद को डिफेंड कैसे करते हैं? और दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि इंसान का इंजीनियरिंग दिमाग कैसे काम करता है। हमारे पास 4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला, ग्रोइन। ये एक पत्थर की दीवार होती है जो बीच के परपेंडिकुलर बनाई जाती है, मेनली उस लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट को रोकने के लिए जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। दूसरा है ब्रेक वाटर। ये पोर्ट या हार्बर के बाहर थोड़ा दूर बनता है ताकि लहरों की एनर्जी वहीं टूट जाए और अंदर शिप्स सेफ रहें। तीसरा, सी वॉल। ये किनारों या क्लिफ्स को इरोजन से बचाने के लिए एक सॉलिड कंक्रीट वॉल होती है। और चौथा है एम्बैंकमेंट या तटबंध। ये बैरियर्स बेसिकली इनलैंड एरियाज यानी रिहायशी इलाकों को फ्लड्स और हाई टाइड्स के पानी से बचाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 4, लैंडफॉर्म्स समरी। आई अर्ज हाई कॉन्सेंट्रेशन हियर क्योंकि ये सीधे तौर पर सिविल सर्विस एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये स्लाइड देखिए, ये कोस्टल इरोजन सीक्वेंस यानी तातीय क्षरण का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजी है। इमेजिन कीजिए, एक बड़ी सी चट्टानी दीवार है। सबसे पहले लहरें उसे लगातार टकराकर एक सीधा सी क्लिफ या तट का गार बनाती हैं। फिर उन लहरों के लगातार हाइड्रोलिक प्रेशर से दरारों के अंदर एक सी केव यानी गुफा बन जाती है। वक्त के साथ जब वो गुफा आर पार कट जाती है तो वो एक सी आर्च बन जाती है, एक छत जैसी आकृति। फिर एक दिन वो आर्च की छत भी कोलैप्स हो जाती है और पानी में सिर्फ एक अकेला खंभा खड़ा रह जाता है, जिसे हम कहते हैं सी स्टैक। और इवेंचुअली जब वो स्टैक भी लहरों से टूटकर छोटा हो जाता है तो उसे स्टंप कहते हैं। ये कंटिन्यूअस इरोजन का एक विजुअल ब्रेकडाउन है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज ये मास्टर क्लास टेबल, इसे ध्यान से समझिए। इसमें 3 अलग अलग प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन है। पहले है क्षरण या इरोजन, जहां चीजें टूट रही हैं। इसमें आते हैं सी क्लिफ, केव, आर्च, स्टैक और वेव कट प्लेटफॉर्म्स। फिर आती है डेपोजिशन यानी निक्षेपण की कैटेगरी, जहां चीजें जमा हो रही हैं।
इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं बीचेस जैसे जुहू और मरीना, स्पिट्स, टुम्बोलो जिसका एग्जाम्पल रामेश्वरम है, और चिलिका जैसी लगून्स। तीसरा क्लासिफिकेशन है बायोलॉजिकल फॉर्मेशंस का, जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स का रोल है, जैसे मूंगा कंकाल यानी कोरल स्केलेटन से बनी कोरल रीफ्स और अटोल्स। लक्षद्वीप इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। और फाइनली एस्चुरीज, जहां नदी और ज्वार दोनों का इम्पैक्ट है, जैसे नर्मदा में, और मैंग्रोव कोस्ट जहां बायोलॉजी और डेपोजिशन दोनों मिलते हैं, जस्ट लाइक द सुंदरबंस। आई हाईली रेकमेंड कि इस कॉम्प्रिहेंसिव टेबल को रिवीजन के लिए आप लोग जरूर ध्यान में रखें। Let's speed things up a bit. Section 5. Crucial exam facts. ये वो हाई यील्ड डेटा पॉइंट्स हैं जो सीधे एग्जाम पेपर्स में रिफ्लेक्ट होते हैं। Let's do a rapid fire review. 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर। ये इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन यानी तट रेखा की लेंथ है। जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली यही कोस्ट लाइन इंडिया को इंडियन ओशन में एक मैसिव पावर बनाती है। लगभग 2300 किलोमीटर। ये क्या है? ये लेंथ है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ की, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है, और ऑब्वियसली इसके इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की वजह से ही ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज फ्यॉर्ड और रिया के बीच का ये कंसेप्चुअल डिफरेंस, जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। देखिए, जब किसी ग्लेशियर यानी हिमनद के द्वारा बनाई गई यू शेप्ड वैली में समुद्र का पानी भर जाता है तो उसे फ्यॉर्ड कहते हैं, जैसा नॉर्वे में होता है। लेकिन जब वही सी वाटर किसी रिवर के द्वारा काटी गई वी शेप्ड वैली में भरता है तो उसे रिया कहते हैं। यू शेप्ड मीन्स फ्यॉर्ड, वी शेप मीन्स रिया। सिंपल। एक और बहुत कॉमन कंपैरिजन एस्चुरी और डेल्टा का। इंडिया की जो नदियां वेस्ट की तरफ बहती हैं, जैसे नर्मदा और ताप्ती, वहां टाइड का डोमिनेशन इतना ज्यादा होता है कि सेडिमेंट वहां टिकी नहीं पाता, इसीलिए वहां एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनता है, डेल्टा नहीं। दूसरी तरफ जब नदी के मुहाने पर मिट्टी और रेत जमा होने लगती है तो बनता है डेल्टा, जैसे हमारी ईस्ट फ्लोइंग गंगा नदी का डेल्टा, जहां दुनिया के सबसे मशहूर सुंदरबंस मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं। पेनिनसुलर इंडिया का एक बेसिक पर फ्रीक्वेंटली टेस्टेड ज्योग्राफिक डिफरेंस। हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट या पश्चिमी तट है वो काफ़ी नैरो है, यूजुअली सिर्फ 50 से 80 किलोमीटर्स चौड़ा, जबकि ईस्टर्न कोस्ट उसके कंपैरिजन में काफ़ी ब्रॉडर यानी चौड़ा है, लगभग 100 से 130 किलोमीटर्स वाइड। कुछ और सुपर क्रिटिकल फैक्ट्स देखते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लेक या लगून है ओडिशा की चिलिका। सबसे लंबी लेक है केरला की वेम्बनाड। चेन्नई का मरीना बीच स्ट्रिक्टली दुनिया का दूसरा सबसे लंबा अर्बन बीच है। फिर रामेश्वरम, जो कि एक टोम्बोलो का क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां एक स्पिट लैंड मास को आइलैंड से कनेक्ट करती है। केरला के बैकवाटर्स, जो लेक्स और कैनाल्स का एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जैसे एलेपे। और हाँ, मैरिटाइम लॉ UNCLOS के तहत किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है। ये डायरेक्ट फैक्चुअल हिट्स हैं। और अगर ग्लोबल स्केल पर देखें तो इतने सारे फेमस लैंडमार्क्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड हैं। इटली का वेनिस शहर एक्चुअली दुनिया का सबसे फेमस लगून सिटी है। इंग्लैंड के जो आइकॉनिक व्हाइट क्लिफ्स ऑफ डोवर हैं वो एक परफेक्ट सी क्लिफ है। ऑस्ट्रेलिया के 12 एपोसल्स पूरी दुनिया में सी स्टैक्स का सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट है। और मालदीव्स या हमारे लक्षद्वीप के जो सर्कुलर आइलैंड्स हैं, दे आर एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल अटॉल्स, यानी गोलाकार प्रवाल द्वीप। विजुअलाइज करने से चीजें परमानेंटली याद हो जाती हैं। वेल, फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, पोटेंशियल एग्जाम क्वेश्चंस। टाइम टू टेस्ट योर नॉलेज। तो आप सबके लिए एक प्रोवोकिंग एसे स्टाइल क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर है। एक्सप्लेन द इरोजन सीक्वेंस फ्रॉम सी क्लिफ टू स्टैक, यानी तटकगार से लेकर स्टैक तक का पूरा क्षरण क्रम क्या है। आज हमने इस एक्सप्लेनर में जो भी डिटेल विश्लेषण किया है, कोशिश कीजिए कि उस बेस पर आप इस पूरे प्रोसेस को अपने दिमाग में एक प्रॉपर आंसर के फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट कर पाएं। सोचिए, एक रॉक फेस कैसे धीरे धीरे एक पिलर में कन्वर्ट हो गया। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं कंप्लीट होता है। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग और इन अमेजिंग ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स को अपने आसपास की दुनिया में ऑब्जर्व करना मत भूलिएगा।